नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं विजय सरदाना जी और विजय सरदाना जी से हम ग्लोबल जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स पर बात करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विजय सरदाना इनसाइट्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्लिक करें हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर को, जिससे कि वहाँ चल रही होली सेल का आप लाभ उठा सकें। तो स्वागत है विजय जी जयपुर डायलॉग्स में एक बार पुनः। सर, आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। कई लोगों का कहना है कि साहब कि पिछले हफ्ते या पिछले फ्राइडे के बाद से, जब से यूएस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो एक भूचाल सा है पूरे जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिकल सिनेरियो दोनों में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट ही होते हैं। तो मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि इस झटके के बाद में क्या ट्रंप के ईरान पर आक्रमण करने की संभावना पहले से अधिक हो गई है या पहले से कम? सर, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों के कॉन्टेक्स्ट अलग है, लेकिन रिलेशन है, जैसा आपने कहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हम ये कहें कि जो ट्रंप साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट ने किया, ये तो सर उसी समय जब इन्होंने कार्रवाई की थी और जब लोअर कोर्ट ने जिस आधार पे इनके डिसीजन को रिजेक्ट किया था, तभी ये तय हो गया था कि ये संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किया है ट्रंप साहब ने। उसके बाद ये हाई कोर्ट गए, वहां पे भी इनको वही कहा कि जो लोअर कोर्ट ने कहा सही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात दोहराई है। तो ये तो बहुत पहले ही तय हो गया था और इस पे मैंने अपने चैनल पे कई डिटेल्ड वीडियो और बकायदा उसका एनालिसिस, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं और किस तरह से ट्रंप के वकीलों ने आर्ग्यूमेंट किए जो अपने आप में हास्यास्पद थे और इसका कोई लॉजिक नहीं था, उसकी भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। कुल मिला के स्थिति पहले दिन से क्लियर थी कि ट्रंप साहब के मेरे को सिर्फ डर और मेरे को एक आर्ग्यूमेंट जो मेरे दिमाग में चल रहा था, वो ये नहीं चल रहा था कि ट्रंप साहब केस हारेंगे या जीतेंगे। मेरे को सिर्फ इसी बात पे था कि ये जो हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इतना लंबा जो टाइम लिया, क्या सुप्रीम कोर्ट दबाव में था? क्या सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के दबाव में झुक जाएगा? मेरा टेंशन वो था कि इतना लंबा टाइम लेकर जजमेंट देने का कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि वो बहुत क्लियरली डिफाइंड था और गाइडलाइंस वर वेरी क्लियर। खैर, देर आए दुरुस्त है, जो आया वो हमारे सामने। जो डिसेंट हुआ, जिन लोगों ने फेवर किया, जजेस बाय जजेस, हमने उसका एनालिसिस भी किया है, तो वो सब चीजें हमारे सामने है। अब दूसरी स्थिति ये थी कि साहब, अब ट्रंप साहब का एक तो सेटबैक हुआ ग्रीनलैंड को लेकर, फिर दूसरा सेटबैक हुआ यूक्रेन को लेकर, तीसरा सेटबैक उनका हुआ कनाडा को लेकर। अब उनकी कोई मान नहीं रहा है। अब उनको एक बीच में कॉन्सुलेशन प्राइज मिला, वो था वेनेजुएला का। उससे उनकी थोड़ी सी जो दादागिरी थी वो तो वापस रिफ्लेक्ट हुई। अब वो उसको वर्ल्ड स्टेज पे स्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक साइड में तो सिचुएशन उनके हिसाब से चल नहीं रही। अब उनका फोकस पूरा शिफ्ट हो रहा है जियो पॉलिटिक्स पे, क्योंकि जियो इकोनॉमिक्स में उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो रही। और मैंने एक और वीडियो बनाया परसों, अगर दर्शकों ने देखा होगा आपके चैनल के, नहीं तो डिटेल में देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। मैंने वहां पे ये पूरा एनालिसिस किया है कि ट्रंप साहब का एक्चुअली जो टैरिफ का फॉर्मूला था वो फेल हो गया। फेल इन ए सेंस कि इस बार अमेरिका का जो मर्चेंटाइज या गुड्स ट्रेड डेफिसिट है, वो ऑल टाइम हाई है अमेरिका की हिस्ट्री में, 1.24 ट्रिलियन डॉलर। जो वो कम करने चले थे वो बढ़ गया, और बड़े इंटरेस्ट। और क्यों बढ़ा, किस लिए बढ़ा, वो डिटेल्ड एनालिसिस मैंने अपने उसमें, जो मेरा एनालिटिकल वीडियो है उसमें मैंने किया है। थोड़ा अब संक्षेप में बताएं यहाँ पर भी। सर, उसमें ये हुआ कि इन्होंने दो चीजें करी कि भाई हमने टैरिफ बढ़ाया, तो इन्होंने जैसे ही सत्ता में आए, इन्होंने कहा मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा, सबको लाइन पे लाऊंगा। अब जैसा आपको पता है कि बाजार थोड़ा सा पॉलिटिशियनों से ना ज्यादा स्मार्ट होता है, इसीलिए मैंने अपने बार बार वीडियोस में मैं कहता रहा हूं कि
जो मार्केट फोर्सेस है ना, दे आर मोर पावरफुल देन पॉलिटिकल फोर्सेस। पॉलिटिशियन को बहुत कुछ सोचना पड़ता है, हिलना पड़ता है, परमिशंस लेनी पड़ती है, मार्केट को ये सब नहीं करना पड़ता। वहां तो जो स्मार्टनेस है वो तुरंत रिफ्लेक्ट होती है इन एवरी गिवन सेकेंड। तो हुआ क्या, जब इन्होंने अपना ये कहा कि मैं टैरिफ लगाऊंगा और मेरी कैलकुलेशंस चल रही हैं, तो लोगों को लगा कि ये तो लगाएंगे, क्योंकि इसके फर्स्ट टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड लोगों के पास था। लोगों ने जितना माल वो खरीदते थे एडवांस में अपने यहाँ पे डंप कर लिया। तो मार्च में अमेरिका का डेफिसिट एक महीने में पहुंच गया $136 बिलियन। एक महीने में इनको मार्च सिर्फ 2025 2025 में, और इन्होंने टैरिफ लगाए 2 अप्रैल से। तो पहले महीने ही, जैसे फरवरी में इन्होंने सत्ता संभाली, जैसे इन्होंने अपनी घोषणा करी, कुल मिला के स्थिति ये हो गई कि साहब उसका टैरिफ बढ़ने से पहले आपको भी याद होगा, खबर आई थी कि एप्पल ने भी प्लेन लोड अपने फोन चाइना से, इंडिया से सब मंगवा लिए। उसके बाद अप्रैल में टैरिफ आया, और जो पहले ही ओवर स्टॉकिंग था वो धीरे धीरे कंज्यूम हुआ। अक्टूबर तक आते आते जो इंपोर्ट था वो ऑलमोस्ट लीस्ट हो गया था। तो ट्रम्प साहब ने सेलिब्रेशन ये किया कि देखो मेरा टैरिफ काम कर रहा है, ट्रेड डेफिसिट अंडर कंट्रोल है। एवरेज जो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है वो करीब 70 से $75 बिलियन महीने का है। नवंबर में वो वापस वही 70-75 पे पहुंच गया। तो जो अक्टूबर में इनको लग रहा था कि इनका इंजेक्शन काम किया है, वो फेल हो गया। और मीनवाइल जो ट्रेड डील्स थी, जब ये कोर्ट के ऑर्डर आने लगे, तो जो दौड़ दौड़ के लोग जा रहे थे वो धीरे हो गए। एवरीवन वाज वेटिंग फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, मतलब डिसीजन, ये सब चल रहा था। तो ये स्थिति इनकी रही, और इनके हाथ से धीरे धीरे, और दाओस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग थी, उसमें तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने तो ऐसा इनको लेक्चर दिया कि पूरी दुनिया में आज ही इज द वर्ल्ड लीडर। एक ही स्टेट्समैन समझ में आ रहा है जिसको पता है कि क्या करना है। विद ड्यू रिगार्ड्स, आई थिंक ही इज द बेस्ट ग्लोबल लीडर टुडे, हम कुछ भी बोले, क्योंकि पहली बात तो वो सेंट्रल बैंकर रहे हैं वहां पे, एक्स बैंकर है। एक्स बैंकर हैं, और 2 देशों के, विच इज यूनिक इन द वर्ल्ड, इंग्लैंड एंड कनाडा। तो उनको पता है कि पूरी दुनिया का खेल होता कैसे, क्योंकि वो पहले कॉर्पोरेट में थे, फिर सेंट्रल बैंकर रहे। तो उनको तो एक एक नस पता है खेल कैसे और कहां दबाने से क्या होगा। उन्होंने अपना जब खेल शुरू किया तो ट्रम्प साहब के मुश्किलें हो गई, वो गेम उनके हाथ से निकलता रहा। जब कनाडा ने स्टैंड ले लिया, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड नेक्स्ट डोर नेबर टू अमेरिका, जब ट्रम्प साहब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो पूरी दुनिया को हिम्मत मिली कि यार हम क्यों जल्दबाजी में दौड़ रहे हैं, तो हम भी थोड़ा संभल के चले। तो जो गेम प्लान था वो ट्रम्प साहब का हाथ से निकलता गया ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। और ग्रीनलैंड पे भी फेल हो गए वो। ग्रीनलैंड पे फेल हो गए, क्योंकि वो तो उस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था पहले भी मेरे चैनल पे। तब मैंने ये ग्रीनलैंड का मुद्दा बहुत हावी था, और उस समय ट्रम्प साहब ने कहा था कि मैं ग्रीनलैंड पे अटैक करूंगा। उसी समय मैंने एक वीडियो बनाया था कि अमेरिकन फौज ट्रम्प की ये विश लिस्ट को पूरी नहीं करेगी, क्योंकि ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। और अमेरिका का जो डिफेंस का जो लीगल डिपार्टमेंट है, अगर आप उनसे भी पूछेंगे, कोई भी अमेरिका के जनरल की ये राष्ट्रपति साहब ने हमें आदेश दिया हम जाके अटैक करें, तो मैसेज इज वेरी क्लियर, जो मैंने उसमें पूरा एलोबरेट किया था, कि अमेरिकन फोर्सेस को ग्रीनलैंड में उतरने का अधिकार ही अमेरिका का संविधान नहीं देता है। तो अब आप कैसे उतरेंगे? अगर कोई भी आर्मी जनरल करता है और नीचे का ऑफिसर मना कर देता है, फिर तो फजीयत हो जाएगी कि भाई जो फील्ड ऑफिसर है वो कहते हैं हम तो अटैक नहीं करते, हमारी नौकरी जाएगी, हम कल जेल चले जाएंगे। आप कहोगे आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कार्रवाई करी है। प्रेसिडेंट कौन होता है या आपका जनरल कौन होता है? हम तो संविधान से बंधे हुए हैं, हम आपके पर्सनल माफिया थोड़ी, मतलब कि आपकी मिलिशिया थोड़ी है हम, कि आप जैसा कहोगे बॉस कहेगा वैसा कर देंगे। हमने भी तो शपथ ली है संविधान की, तो हम तो संविधान के हिसाब से चलेंगे। अगर आप गलत ऑर्डर दे रहे हो तो व्हाई वी शुड एक्सेप्ट। तो ये मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया था। तो अमेरिकन फौज ने तो मना कर दिया कि हम ये कार्रवाई नहीं करेंगे। अब ट्रम्प साहब के पास बचा क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पॉलिटिकल समाधान चाहता हूं, मैं जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, बात करूंगा, उनको जो पैसा चाहिए देंगे, जो सुविधाएं चाहिए हम देंगे।
लोगों ने मना कर दिया, भैया हमें अमेरिकन पासपोर्ट नहीं चाहिए, हम यूरोपियन ही खोजे, हमें अमेरिकन नहीं बनना है। तो जब आपको अपनी आइडियोलॉजी या अपनी एग्जिस्टेंस को नहीं बदलना है, आपको अपना जिसे कहते हैं ना कि कास्ट या रिलीजन नहीं बदलना है, तो फिर आपके पास बचता है क्या है? तो आप यूरोपियन ही रहिए, ग्रीनलैंडर ही रहिए। और वही उन्होंने कहा। मीनवाइल यूरोप को ये बात समझ में आ गई कि अगर ऐसा होता है तो हम कहीं के नहीं रहेंगे पूरी दुनिया में। अब उन्होंने ग्रीनलैंड पे पेट्रोलिंग शुरू कर दी कि आपको लगता है ना कि रशिया चाइना कब्जा कर लेंगे, तो आप टेंशन मत लो ट्रम्प साहब, हम अपनी फौज भेज रहे हैं। तो उन्होंने वहां पे यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी कि आप टेंशन मत लो, हमने सेफ गार्ड कर लिया है। रशिया ने कहा हमें जरूरत ही नहीं है, हम क्या इतना टाइम वेस्ट करेंगे, हमारे पास तुमसे ज्यादा आर्कटिक सर्कल। तो कहीं पे भी कोई लॉजिक नहीं बना। अब ये मुद्दा आ गया घूम फिर के वेनेजुएला और उसके बाद ईरान। और अब पूरा फोकस है ईरान को लेकर, क्योंकि वेनेजुएला में तो सीआईए ने पैसे दे के वहां सारे ग्राउंड लेवल पे जो उनके ऑफिसर्स थे उनको मैनेज किया। और चुपचाप, भाई आप समझिए सर कि हेलीकॉप्टर से आप जाओ, वहां के प्रेसिडेंट को उठा के ले आओ और आपके यहां से एक गोली भी ना चले, तो सब सो गए थे। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से मुडेरो के आसपास जितना भी था सिस्टम को मैनेज किया गया, उनको वहां से निकाला गया और अमेरिका ले गए। बाकियों का तुम अपना दुकानदारी चलाते रहो, जो चलाना है वो चल रही है। तो वहां पे उनको शॉर्ट गेम हुआ। ईरान में ज्यादा गाड़ी फंस गई है, क्योंकि ईरान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज या अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जिस स्टेट ऑफ होर्मुज से जो तेल निकलता है उसमें 20-30% सप्लाई इंडिया की भी है, चाइना की भी है, बाकी देशों की भी है। और सबको पता है कि अगर यहाँ लड़ाई होती है तो हर देश पे असर होगा। और एस्टिमेट तो ये है कि क्रूड 150 से ऊपर भी जा सकता है। तो ये असर अब चाइना पे भी अमेरिका पे भी पड़ेगा, क्योंकि कनाडा ने अमेरिका की जो ऑयल सप्लाई और गैस सप्लाई थी, उन्होंने कहा कि हम आपको कोई गारंटी नहीं देते, आपको चाहिए तो मार्केट रेट पे मिलेगा। अब अमेरिका को लग रहा है कि अगर क्रूड 150 पे पहुंच जाता है तो कनाडा भी मेरे से 150 चार्ज करेगा। तो जो एश्योर्ड पहले लो कॉस्ट क्रूड मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। तो अमेरिका के ऊपर भी दबाव है। इस बार इलेक्शन है, 26 नवंबर के आसपास इलेक्शन है अमेरिका में। अगर स्थिति हाथ से निकलती है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल महंगा होता है, तो सबसे पहले अमेरिकन सिटीजन को वही चुभेगा कि यार क्रूड या मतलब जो पेट्रोल या डीजल है महंगा क्यों हो रहा है। और वो पॉलिटिकल खामी आ जाए, इन्फ्लेशन हर कंज्यूमर को परेशान करता है। अब ईरान के साथ मजबूरी ये है कि आपने 200-250 एयरक्राफ्ट भेज दिए, करीब 25% जो उनका रिफ्यूलिंग कैपेसिटी है वो ईरान के आसपास उन्होंने तैनात कर दिया। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर विद शिप्स आपने वहां भेज दिए, दुनिया भर की आपने धमकियां दे दी। तो अब खाली हाथ तो ट्रम्प साहब वापस जाएंगे नहीं, नहीं तो इससे बड़ी फजीयत नहीं होगी उनकी कि आप गए, रोज का $1 बिलियन आपने खर्चा भी किया और खाली हाथ वापस आ गए। तो कुछ ना कुछ तो तमाशा होगा। और ईरान ने साफ बोल दिया है कि अगर मेरे पे एक भी मिसाइल आई तो मैं ऑल आउट वॉर की तरह आपके सारे ठिकानों पे हमला करूंगा। क्योंकि ये बात तो सही है कि अगर ईरान चूक गया तो जितनी उन्होंने मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स वगैरह लगा रखी हैं, सबसे पहले तो अमेरिका एयरफोर्स का इतना बड़ा अटैक होगा कि वो उनके रडार वडार सब तोड़ देंगे। इसीलिए ईरान ज्यादा रुक नहीं सकता। और अपने रडार सिस्टम्स को बचाने के लिए या उसको अगर नलीफाई भी हो जाता है, तो ईरान हैज नाउ टाइड अप विद चाइना फॉर ऑल द सैटेलाइट इमेजेस। तो अगर ईरान के रडार आप तोड़ भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा सैटेलाइट मॉनिटरिंग चाइना कर रहा है और लाइव फीड उनको ईरान को दे रहा है। तो ये चीजें अब कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। तो ट्रम्प साहब को ये बात समझ में आ गई कि मैं सिर्फ अब ईरान से नहीं लड़ रहा हूं। एक तरफ ईरान तो है ही है जो बैटल ग्राउंड है, जिसको आप थिएटर बोल सकते हो, लेकिन उसके पीछे जो प्लेयर हैं वो चाइना भी है, रशिया भी है, बाकी देश भी हैं। और गल्फ कंट्रीज का प्रेशर ये है कि अगर लड़ाई हुई तो हम सबका नुकसान होगा, क्योंकि आपके बेसिस हमारे कंट्रीज में। और ईरान ने अगर मिसाइलें फेंकना शुरू कर दिया दुबई पे, बहरीन पे, कुवैत में, इधर उधर उनकी रिफाइनरीज पे, अगर ईरान की रिफाइनरी आपने तोड़ी तो उसको क्या फर्क पड़ता है, तुम भी जाओ। तो इस समय सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर लड़ाई छिड़ी तो डैमेज दोनों तरफ होगा।
ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है। और मीनवाइल सबसे अच्छी बात ईरान के लिए ये हुई कि 12 दिन की जो लड़ाई हुई थी मई में इजराइल के टाइम, उसने ईरान को बहुत कुछ बता दिया कि कहाँ कमजोरियां हैं, तो दे मस्ट हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो इस बार वो ज्यादा तैयार हैं पहले से, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार डैमेज की संभावना ज्यादा है। और ट्रंप साहब, मुझे तो इसीलिए लगता है क्योंकि अमेरिका बेसिकली एक बुली है और उसके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो मैन पावर लॉस झेल सके। 5 लोग मरेंगे और पूरे यूएस में डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, मागा क्राउड सड़क पे आ जाएगी। तो इसीलिए हम देख रहे हैं आजकल बात ये हो रही है लिमिटेड स्ट्राइक, लिमिटेड स्ट्राइक। अरे ये लिमिटेड स्ट्राइक क्या होती? ये तो जैसे पिछली बार इन्होंने आपस में मांडवाली कर ली थी, वही मांडवाली फिर कर लेंगे। इस बार लिमिटेड स्ट्राइक में इनका ये कहना है कि भाई हम जो इनके टॉप मुस्लिम लीडर्स या जो है, हम उनको मिसाइल से या बम्बार्डमेंट करके उनको हम खत्म कर देंगे। अब सवाल इस बात का है सर, इनको ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि जब लेबनान जैसे देश में, जब गाजा पट्टी में आप अमेरिका के, सॉरी इजराइल के जब बंधकों को आप नहीं ढूंढ पाए, जो किडनैप किए गए थे लोग, तो ईरान ने क्या अपने सीनियर लीडरशिप को एकदम खुले मैदान में कुर्सी में दे के बैठाएंगे क्या? वो क्या ईरान ने तैयारी नहीं की होगी कि अंडरग्राउंड सारा कमांड सिस्टम हो, सिक्योरिटी सिस्टम्स हो, रहने के इंतजाम हो, एंड डीप इनसाइट? जब वो गाजा को गाइड कर सकते हैं और पैसा दे सकते हैं, वहां टनल्स बन सकती हैं, तो क्या ईरान में नहीं होंगी, तेहरान में नहीं होंगी लीडरशिप को बचाने के लिए? तो मेरा तो ये मानना है सर कि इस बार जो अमेरिका सोच रहा है वो भी पॉसिबल नहीं होगा। और अयतुल्ला और उनके परिवार को और बाकी जो मिलिट्री लीडरशिप है या पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके लिए बंकर्स काफी समय से तैयार होंगे और डीप डाउन होंगे, उसमें आपका कोई बम और मिसाइल काम नहीं करेगा। और कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड कंट्रोल सब अंडरग्राउंड होगा। तो आप ऊपर के खिलौने जितने मर्जी तोड़ लो, डीप डाउन कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। तो ये चीजें भी समझनी होंगी। और ईरान इतना मूर्ख तो नहीं होगा सर कि गाजा की गलतियों से ना सीखे। गाजा में तो आज तक कितने दिन हो गए आप देखिए, 2 साल से ऊपर हो गया हाँ और अभी तक जो है वो हमास को वहां से डिसआर्म नहीं कर पाए, निकाल नहीं पाए। सर, आज तक सुरंगें नहीं मिली। आप 80% गाजा तबाह कर चुके हो। 80% ऑफ द टेरिटरी विच इज नेक्स्ट डोर टू यू, और जिनके पास कोई हथियार ही नहीं था, ना उनके पास टैंक थे, ना एयरक्राफ्ट था, ना एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स थे, उनको बेचारों को घर में बनाए हुए हथियार थे। जैसे कहते हैं ना कि अपने कट्टा सिस्टम था उनका, तो 2 पाइपों में बने बने उनके रॉकेट थे। उसको आप नहीं डिसमेंटल कर पाए, उनके सुरंगों को आप डिसमेंटल नहीं कर पाए। ईरान जो आपसे बहुत दूर है, आपसे ज्यादा कई गुना, अगर मैं तो ये कहूंगा साहब, कम से कम गाजा स्ट्रिप से तो 1000 गुना ज्यादा एडवांस होगा ईरान, और खासकर तेहरान। तो ये स्थिति बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। और मुझे लगता है ट्रंप साहब को ये मैसेज धीरे धीरे समझा दिया होगा लोगों ने कि साहब कुछ फायदा नहीं है। और मजे की बात सर, एक चीज सोच लीजिए, यमन ने, हुतीज ने वहां पे जब रेड सी के अंदर अमेरिका के जो एसेट्स थे, नेवल एसेट्स थे, जब उन पे अटैक किया, आपको याद होगा कुछ अमेरिका के एयरक्राफ्ट पानी में गिर गए थे। अब अगर मान लीजिए कि कुछ आपके हथियार जाके अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर एक भी गिर जाता है, तो वो तो एयरक्राफ्ट कैरियर तो काम करना बंद कर देगा ना, क्योंकि रनवे टूट गया। एक बड़ी आपको पता है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है कि वो जो इनका जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, यूएसएस जेरल्ड फोर्ड, जनरल 13 अल्फोर्ड, हाँ। बिलियन डॉलर में बना हुआ है वो। तो कह रहे साहब उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि देर आर नॉट इनफ टॉयलेट्स, और टॉयलेट के लिए मिनिमम वेटिंग टाइम इज 45 मिनट्स। तो वेरी गुड। इसलिए वो पूरी की पूरी जो उनकी जो अटैकिंग मिसाइल फोर्स वगैरह है, वो उनके पास तो टाइम ही नहीं है। वो तो अपना सारा टाइम जो है वो टॉयलेट यूज करने में लगा रहे हम भिजवा देते हैं सर इंडिया से, हमारे पास टॉयलेट एक्सपर्ट। मोदी को बोलो ना,
यही तो ट्रम्प के साथ कोलैबोरेशन करना है कि हम टॉयलेट बनवा देते हैं। हम सुलभ शौचालय वालों को कह देते हैं कि भाई कस्टम डिजाइन बना दो। है ना सर उनके, हम मेलों के पास नहीं लगते, वहां से 2-4 कंटेनर पहुंचा देंगे, चलो भाई इधर आता, 2 लाइन लगा लो। तो ईरान का जो एक मजाक की ही बात है, लेकिन ये सीरियस मजाक है, वो ये है कि साहब कि यूएस मे नॉट बी एबल टू अटैक ईरान बिकॉज ऑफ अ टॉयलेट प्रॉब्लम। हाँ, और अगर मान लीजिए अटैक हो भी गया और टॉयलेट जाना पड़ा तो कहाँ जाएंगे? और फिर सैटेलाइट से ऊपर चाइना वाले देखेंगे कि कहाँ बैठ के टॉयलेट कर रहे हैं। वो भी तो सैटेलाइट में मॉनिटरिंग हो रहा होगा। अब थोड़ा यूएस ने जो नाटक किया है और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही एक और नया ट्वीट आया है भाई साहब का। तो भाई साहब इसमें कह रहे हैं कि फॉर वन थिंग आई कैन यूज लाइसेंसेस to do absolutely terrible things to foreign countries, especially those countries that have been ripping us off for many decades. But incomprehensibly, according to the ruling, can't charge them a license fee. But all licenses charge fees. Why can't the United States do so? ये और फिर ऊपर सबसे पहले क्या कहते हैं, दी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कैपिटल्स यूज नहीं करता और ब्रैकेट में लिखता है विल बी यूजिंग लोअर केस लेटर्स फॉर अ व्हाइल बेस्ड ऑन अ कंप्लीट लैक ऑफ रिस्पेक्ट। मुझे पता नहीं उनका कंटेम्प्ट लॉ कैसा है, हमारे यहाँ तो कोई प्राइम मिनिस्टर करे तो अगले दिन उसकी पेशी हो जाए। एब्सोल्यूट मैडकैप। वो डेस्परेट हो गए हैं सर, एवरी पासिंग डे ही इज शोइंग हिज, आई विल से, आई डोंट नो व्हाट टू से, he is losing his credibility or image in the world market or eyes of people, which he should not do. आफ्टर ऑल अमेरिका का प्रेसिडेंट है सर, मजाक तो नहीं होना चाहिए ना। लेकिन सर बात वहीं आ जाती है जो आपने कहा कि इसके ऊपर क्या अब टैरिफ आप लगा रहे हो, लाइसेंस फी लगा रहे हो, लाइसेंस फी किस बात के, किसी ना किसी प्रावधान में तो लगाना पड़ेगा ना सर। अब सवाल इस बात का हो रहा है कि भाई कि ये लाइसेंस फी कंपनी अपना लाइसेंस देती है, ब्रांड देती है तो लगाएंगे, आप लाइसेंस फी किस बात का लोगे? तो आप तो ये कहोगे ना कस्टम ड्यूटी है। हाँ, अब क्योंकि टैक्स नहीं लगा सकते हो तो आप लाइसेंस फी लगाओगे, तो लाइसेंस फी के लिए कोई कानून तो चाहिए, किसके तहत आप लगा रहे हो। सरकार लाइसेंस फी कैसे ले सकती है? आपने कोई इंडिया को टेक्नोलॉजी दी हो तो अगेंस्ट में लो, लेकिन टेक्नोलॉजी प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस ने तो दी नहीं। टेक्नोलॉजी अगर कोई देगा तो कोई अमेरिकन कंपनी देगी, उसको जो भी एग्रीमेंट कर रहा होगा एग्रीमेंट के हिसाब से वो लाइसेंस फी देगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन पॉइंट है कि आई कैन यूज लाइसेंस फी, वो क्या हो सकता है, किस आधार पे? अमेरिका में ऐसा कोई कानून तो है नहीं। उनके यहाँ 4-5 कानून है जिसके तहत वो टैक्स लगा सकते हैं। एक है जिसका उन्होंने मिसयूज किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया, इमरजेंसी पावर्स। दूसरा है आपका सेफ गार्ड, तीसरा है नेशनल सिक्योरिटी, चौथा है आपका जो ट्रेड डेफिसिट की बातें आती हैं। तो कुल मिला के जो नॉर्मल है वो तो हर देश के पास है। लेकिन मैं लाइसेंस फी लगा दूंगा, ये अब पहले टैरिफ बोलते थे, अब टैरिफ का इनको समझ में आ गया कि टैरिफ इज नॉट देयर डोमेन, टैरिफ इज ए डोमेन ऑफ कांग्रेस। क्योंकि अभी तक ट्रम्प साहब का क्या कहना था, डिक्शनरी में सबसे सुंदर वर्ड है टैरिफ। अब वो टैरिफ यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब कोर्ट ने कह दिया दैट इज नॉट योर डोमेन। तो अब उन्होंने एक नया शब्द ढूंढा है, लाइसेंस। अब लाइसेंस आप कैसे दे रहे हो? आप क्या दे रहे हो मेरे को जो मैं आपको लाइसेंस भी दूं? तो आप वही जो 15% आपने लगाया है अंडर ट्रेड एक्ट, वही आप कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। हाँ, 301, 122, जो उनके 232, जो उनके बाकी सेक्शंस हैं अंडर डिफरेंट लॉज, उनमें आप कर सकते हो। लेकिन उसमें आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, रिपोर्ट देनी पड़ेगी, उसमें भी चैलेंजिंग इश्यूज आएंगे। आप कह तो सकते नहीं, विश लिस्ट से तो काम होगा नहीं, डेटा निकालना पड़ेगा, एनालिसिस होगा, शो कॉज नोटिस होगा, वगैरह वगैरह। तब तक मिड टर्म पोल आ जाएंगे।
प्रॉब्लम ट्रंप साहब के सामने सबसे बड़ा ये हो गया है कि उनकी जो रेटिंग है वो बहुत तेजी से नीचे जा रही है। अब वो किस तरह से उठाएं, एक तो वो, दूसरा जो करीब 175 से 250 बिलियन डॉलर के आसपास जो इन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट किया है बिकॉज ऑफ दोज अनऑथराइज्ड टैरिफ, अब वो भी वापस करने पड़ेंगे क्योंकि लोग अब फाइल करेंगे। तो जो उसका मिनेसोटा का जो गवर्नर है, मेरे ख्याल से उसने तो इनवॉइस ही भेज दिया करीब 8 बिलियन डॉलर का ट्रंप को कि हमारे पैसे वापस कर दो जो आपने टैरिफ इकट्ठा किया हमारे लोगों से। और उधर से न्यूयॉर्क फेडरल का कोर्ट का भी रिपोर्ट आ गई है कि 98% जो टैरिफ है उसका असर एक्सपोर्टर पे नहीं हुआ है, अमेरिका की जनता पे हुआ है। तो इसलिए अमेरिका में इन्फ्लेशन भी बढ़ गया और उसका असर रिवर्स हुआ, जो मैं पहले दिन से कह रहा था कि आप हर चीज महंगी कर रहे हो अपने यहाँ पे, तो आप एक्सपोर्ट कैसे करोगे। और वही दिक्कत हो गई इनकी कि आपका जब ट्रेड कम हो रहा है तो आपकी डॉलर की करेंसी सप्लाई भी कम हो रही है। जब डॉलर की करेंसी सप्लाई कम हो रही है तो बाकी करेंसीज स्ट्रेंथन हो रही हैं। अब आपको कॉम्पीट करना है तो आप कैसे करोगे, फिर आपको डॉलर को और डिवैल्यू करना पड़ेगा, वो आपके लिए सिरदर्दी है क्योंकि फिर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये कई जगह फंस चुके हैं, इनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो ये 15% लगाने का पर्पज यही है कि जितना हो सके 150 दिन में मैं जितना टैक्स इकट्ठा करूं वो मैं कर लूं, चाहे बाद में कांग्रेस इसको नलीफाई कर दे, लेकिन मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूं कि जिन लोगों का रिफंड का डिमांड आएगी, बिल आएंगे, मैं उनको पे कर सकूं ताकि बजट पे एक्स्ट्रा लोड ना आए। मुझे लगता है इनकी रणनीति यही है। ये बेसिक डिफरेंस जो है IEEPA में जो इन्होंने लगाया था, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, और दूसरा 122 ऑफ ट्रेड एक्ट है जिसमें अभी लगाया इन्होंने, और एक ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट है। ट्रेड एक्ट शायद 1974 का, एक ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट भी है। तो इनमें सब में क्या फर्क क्या है? IIPA में तो इन्होंने कहा कि साहब इमरजेंसी है, जैसे चाहे हम लगा सकते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, इनडेफिनिट, नहीं उसमें सर हाँ, ऐसा कि जो विदाउट लिमिट्स। नहीं उसमें ऐसा नहीं है सर। उसमें ये है कि IIPA के अंदर ये कहा गया है कि इफ देयर इज एडवर्स इफेक्ट ऑन अमेरिकाज इंटरेस्ट और इकोनॉमी, आप उन पे सैंक्शंस लगा सकते हो, टैरिफ या टैक्स नहीं लगा सकते। आप उनसे ट्रेड बंद कर सकते हो, एम्बार्गो लगा सकते हो, सैंक्शंस लगा सकते हो, आप सारी कार्रवाइयां कर सकते हो उस कंट्री को इकोनॉमिकली हर्ट करने के लिए, लेकिन आपको वो एडवर्सरी होना चाहिए। आपने तो नेटो मेंबर्स पे भी लगा दिया, वो एडवर्सरी कैसे होगी। तो वहां पे लिमिटेशन है और उसमें बहुत क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं तो पूरा 140 पेज के आसपास का जजमेंट है, मैं उसको देख रहा था। उसमें उन्होंने साफ कहा है कि भाई आपने जो कहा है वो जो आपको डेलीगेशन ऑफ पावर इतनी नहीं दी है, और अगर डेलीगेशन ऑफ पावर दी भी जाती है तो वो डिफाइन होती है, लिमिटेड पर्पस के लिए होती है। लेकिन यहाँ तो डेलीगेशन ऑफ पावर आपको दी भी नहीं गई। आपके पास सिर्फ सैंक्शन की, मतलब कि आप सैंक्शन लगा सकते थे कि हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे या आपके प्रोडक्ट को अमेरिका नहीं आने देंगे, हम आपका बायकॉट कर, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि आप टैरिफ लगाओ। उस इमरजेंसी प्रोविजन में सेफ गार्ड का इंतजाम था कि अगर आपको लगता है कि उनकी हरकतों से अमेरिका का नुकसान हो रहा है तो उनको डिसिप्लिन करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको हर्ट करने के लिए आप उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकते हैं, जैसे ईरान पे लगाया हुआ है, बाकी देशों पे है, रशिया पे है। लेकिन आप पूरी दुनिया में रेवेन्यू कलेक्शन के लिए टैरिफ लगा दोगे, ये उस कानून का प्रावधान नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो जजमेंट लिखा है उसमें इसको इलॉबरेट किया है कि आपने ये चीज नहीं समझी। और उस पर आर्ग्यूमेंट आया। मजे की बात, मेरा एक पूरा प्ले बुक है, अगर आप दर्शक देखना चाहे मेरे चैनल पे, कि ट्रंप टैरिफ के ऊपर मैंने एक पूरा प्ले बुक बनाया, उसमें करीब 20-25 वीडियोस होंगे विद डिटेल्ड एनालिसिस। उसमें मजे की बात क्या थी सर कि जिस समय कोर्ट में ये हियरिंग चल रही थी तो ट्रंप के वकील ये बोल रहे थे कि साहब ये जो टैरिफ है ये अमेरिका के इंटरेस्ट को बचाने के लिए है, अमेरिका की सॉवरेनिटी को बचाने के लिए है। अगर इसमें टैरिफ कलेक्शन होता है तो ये इंसिडेंटल है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसी समय
प्रेसिडेंट ट्रंप एक पब्लिक रैली एड्रेस कर रहे थे और वहां वो कह रहे थे देखो मैंने टैरिफ लगा के कितना पैसा इकट्ठा किया, एंड आई विल कलेक्ट मोर मनी बाय इम्पोजिंग मोर टैरिफ which I will use it for benefit of American farmers etc etc। तो कोर्ट ने ये पूछा यार प्रेसिडेंट तो बोल रहा है मैं टैरिफ इसलिए लगा रहा हूं ताकि मेरे को रेवेन्यू मिले, और तुम कह रहे हो कि नहीं ये तो इंसिडेंटल है, सच क्या है? और कानून ये कहता है कि आपको अगर टैरिफ लगाना है तो यू हैव टू टेक कांग्रेस कंसेंट, वो आपने लिया नहीं, तो कैसे मान ले आपकी बात? तो ये अपने ही घालमेल में फंस गए, और वहां पे आके अब ट्रंप साहब के पास जवाब नहीं है कि आपने टैरिफ लगाया क्यों, और अगर आपको एडवर्सरीज पे लगाना था तो नेटो मेंबर्स पे क्यों लगाया, कनाडा पे क्यों लगाया? वो तो आपके अलायंस थे ना, अलायंस पार्टनर्स थे, आप तो उनके साथ डिफेंस स्ट्रेटेजिक डील कर रहे हो, आपने अपने हथियार उनके यहाँ रखे हुए हैं, आप तो सब कुछ एक दूसरे के साथ मिलकर कर रहे हो, तो आपके एडवर्सरी कैसे हो गए? क्या आप एडवर्सरीज के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करोगे या उनको अपने हथियार दोगे या वहां पे फंडिंग करोगे? तो यहां तो ट्रंप साहब का जवाब ही नहीं था। तो इसीलिए ये पूरा केस पहले दिन से ही ट्रंप साहब के अगेंस्ट था, और जब ये लोअर कोर्ट में केस गया था तभी मैंने मेरे एक वीडियो में कहा था कि ट्रंप साहब के पास डिफेंस नहीं है इस केस में, और वही चीजें धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तक आई और वही जजमेंट सामने आ गई। और दूसरा, जहां तक टैरिफ ट्रेड की बात है, जो 122 की आप बात कर रहे हैं सर, उसमें यह प्रावधान है कि आप टैरिफ लगा सकते हो, लेकिन रेटिफिकेशन उसका 150 दिन के अंदर आपको कांग्रेस में करना है। तो आपने अगर टैरिफ तो लगा दिया, अब आपको 5 महीने में जाके कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगता है कि आपने इमरजेंसी में लगा तो दिया, लेकिन पार्लियामेंट से रेटिफाई कराइए, नहीं तो हटाना पड़ता है। अब 6 महीने का मतलब ये है कि आज हो गया, मान लीजिए फरवरी की बात कर रहे हैं, तो ये जुलाई तक जाएगा, अगस्त तक अगर महंगाई बढ़ जाती है तो फिर आपके पास सितंबर और अक्टूबर 2 महीने रह जाते हैं, नवंबर में इलेक्शन है। और मीनवाइल 15% अगर टैरिफ लग रहा है, तो जैसा मैंने पहले भी बताया सर कि न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व की रिपोर्ट है फरवरी की, उसमें उन्होंने साफ बोल दिया है कि 98% जो इसका इम्पैक्ट है वो अमेरिकन पब्लिक पे है, क्योंकि किसी भी एक्सपोर्टर ने अपने रेट नहीं घटाए हैं जो अमेरिका को दे रहे हैं। तो एक्चुअली द कॉस्ट एस्केलेशन इज एब्जॉर्ब बाय द अमेरिकन पीपल, नॉट बाय द एक्सपोर्टर। और गेम क्या हुआ, अगर आप मेरा कल का वीडियो भी देखते हैं जिसमें मैंने बनाया कि भाई 1.24 ट्रिलियन डॉलर क्यों हुआ, एक ही कंट्री पे ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, वो है चाइना। करीब 32% ट्रेड कम हुआ है चाइना से अमेरिका। लेकिन चाइना भी स्मार्ट है ना सर, वो हमारी तरह तो पंचवर्षीय योजना पे काम नहीं करते। उन्होंने जाके रातों रात इन्वेस्टमेंट कर दिया वियतनाम, और वियतनाम से ट्रेड सरप्लस जो डेफिसिट था वो डबल हो गया। तो जो माल चाइना से नहीं जा रहा था वो वियतनाम से जा रहा है। तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हम जो चाइना प्लस वन करते हैं और सोच ही रहे हैं, चाइना ने तो +1 भी अपना ही बना लिया ना वियतनाम में। अब आप वियतनाम से लो या चाइना से लो, सबका मालिक एक। ये मेक्सिको के ऊपर भी तो यही चार्ज था जब मेक्सिको के ऊपर इसने पेनल्टी लगाई थी। सर आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एक वैक्सीन लेनी थी शायद हमें, मुझे कॉमर्स मिनिस्ट्री में ही बात पता लगी थी कि हमने सोचा कि हम चाइना से नहीं लेंगे, तो हमने उसके अल्टरनेट ढूंढे, पता लगा कि एक मलेशियन कंपनी हमें ये वैक्सीन दे सकती है। हमने उनसे वो साइन कर लिया एग्रीमेंट, क्योंकि हमने चाइना से किया नहीं था। हमने इधर से मलेशिया से साइन किया उस एग्रीमेंट को सप्लाई का, उधर से जाके चाइनीज कंपनी ने वो पूरी मलेशियन कंपनी खरीद ली कि लो अब कहा जाता है। और ये फैक्ट है, हम तो मेडिसिन खरीदे तो कंपनी खरीदा है। अगर हमने वो मलेशियन कंपनी खरीद ली होती तो समझदारी की बात थी। हम वही कह रहे हैं, हम जो सोचते हैं ना, हम अभी वो कंटेनर कंसाइनमेंट कमोडिटी तक किसी है, हमें लंबी सोच नहीं अभी आ नहीं रही है। अब ये बात भी सही है, उसके लिए पैसा भी चाहिए, दम भी चाहिए और पॉलिटिकल विजिलेंस भी चाहिए। अब जो कनाडा कर रहा है,
कनाडा की अब देखिएगा आने वाले दिनों में जो कनाडा की लीडरशिप जो कर रही है, दैट विल बी ए मॉडल फॉर द वर्ल्ड टू लुक एट इट। ट्रंप की हालत खराब हो रही है उससे। तो पहले हम चाइना को मॉनिटर कर रहे थे, मुझे लगता है कि हमें कनाडा जो प्लान कर रहा है उस हिसाब से हमें सीखना पड़ेगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। और भारत की क्या स्थिति रहेगी इसमें? ये जो नया टैरिफ है, क्योंकि भारत ने जो साइन करनी थी डील, सारा फ्रेमवर्क वगैरह हो गया, सारी चीज़ें जारी हो गई, सब कुछ हो गया, और जो टीम जानी थी वॉशिंगटन, अ, उसकी ट्रिप जो है वो पोस्टपोन कर दी गई। सही किया। मैंने इस पे एक एनालिसिस किया है सर, अभी हुँ। चल रहा है, 2 दिन में मैं कंप्लीट करूंगा उसको। भारत को अपना ट्रेड एग्रीमेंट रीनेगोशिएट करना होगा, अगर मैं फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ। और अभी आप बाय मतलब ये 1 to 1 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से टैरिफ लगे हैं और बाकी कंट्रीज के साथ जो चल रहा है, अभी बहुत कुछ अनसर्टेनिटी आ गई है। पहला तो कोर्ट ऑर्डर, और उसके बाद जिस तरह से ट्रम्प साहब ने 15% लगा दिया दोबारा। अब हमें ये कैलिब्रेट करना पड़ेगा कि हम जो पहले एग्रीमेंट साइन कर रहे थे उसमें कौन कौन से ऐसे सेक्टर या एचएस कोड थे जहां पे हमारा गिव एंड टेक स्टेब्लिश हो रहा था बिकॉज ऑफ टैरिफ रीजंस। अब अगर टैरिफ का खेल हट गया है तो हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड बैलेंस होना था उसमें क्या फर्क आया है, तो वो पूरी कैलकुलेशन दोबारा करनी होगी। तो जहां हम मान लीजिए डिस्काउंट दे रहे थे अमेरिका को कि हम आपको 0% या परमिट करेंगे, शायद अब आप नहीं कर पाएंगे। या अमेरिका ने आपको जो 18% टैरिफ लगाया, अब आपको कहना पड़ेगा भैया 18 पे तो हमारा काम नहीं होगा, हमें इसको 2 करो 5 करो, जो भी करना है करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ट्रंप साहब ने लगा दिया है डी मिनिमिस 15%। अब डी मिनिमिस का प्रॉब्लम यह है कि अगर 15% टैरिफ लगाने से चाइना पे भी 15, वियतनाम पे भी 15, भारत पे भी 15, तब तो आपको अमेरिका में बाजार नहीं मिलने वाला है। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि अब मुसीबत क्या होगी सर वर्ल्ड मार्केट में, आप इसको समझिए। वर्ल्ड मार्केट में समस्या ये हो जाएगी, अब जो मेरा एस्टीमेट है, और आने वाले समय में इंटरनेशनल मार्केट में चैलेंजेस बढ़ेंगे, नॉट बिकॉज ऑफ अमेरिका, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कैपेसिटी। उदाहरण के लिए, पहले जो फैक्ट्रियां चाइना में काम करती थी और पूरी दुनिया को सप्लाई करती थी, अब वो 33% सप्लाई कम हो गया। मतलब चाइना में वो कैपेसिटी ऑलरेडी है लेकिन सप्लाई नहीं हो रही। तो चाइना क्या करेगा, टू मेंटेन द कॉस्ट वहां से डंपिंग करेगा एट लो मार्जिन, पहली बात। दूसरा, अब उन्होंने क्योंकि एक्सेसिव कैपेसिटी वियतनाम में शुरू कर दी है, वहां से भी माल इंटरनेशनल मार्केट में आएगा। तो पहले जहां एक जगह से आता था, अब 2 जगह से माल आएगा, कैपेसिटी डबल हो गई या कम से कम 30% इंक्रीज हो गई। तो सप्लाई वर्ल्ड मार्केट में बढ़ गई। वियतनाम और चाइना दोनों भारत से ज्यादा एफिशिएंट हैं। तो हम अगर ये सोचते कि चलो 80% माल चाइना देगा, 20% हम देंगे, हाइपोथेटिकल केस है, गिवन केस में, अब वो 20% में 10% तो वियतनाम खा जाएगा, 15% खा जाएगा, हमारे हाथ में जो 20 आना था वो 5 रह जाएगा। तो हमारे यहाँ क्या होगा, चुनौतियां बढ़ेंगी। तो अब भारत के पास एकमात्र ऑप्शन बचा है, एक तो ट्रेड डील को रीनेगोशिएट करिए बिकॉज ऑफ रिवाइज्ड टैरिफ स्ट्रक्चर इन अमेरिका। और हमें सिर्फ बिटवीन अमेरिका और चाइना एनालिसिस नहीं करना होगा, हमें यह भी एनालिसिस करना होगा कि अगर 84 या 90 चैप्टर्स हैं एचएस कोड में, उसमें किस चैप्टर में हम अब कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे या पहले थे अब नहीं रहे। और अगर वहां पे अमेरिका को एक्सपोर्ट करना है हमें किसी प्रोडक्ट को, तो वहां पे ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होगा। मैं इस समय क्वालिटी सर्विस परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, एक अपने आप में बड़ा चैप्टर है जहां बहुत काम करने की जरूरत है। मैं सिर्फ टैरिफ को लेके बात कर रहा हूं। तो हमें चैप्टर वाइज देखना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर में हम कॉम्पिटिटिव हुए और कहां पे जो नया रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है अमेरिका में, हमारा जो एडवांटेज था वो खत्म हो गया, और किस कंट्री के मुकाबले हमें ज्यादा कॉम्पीट करना पड़ेगा। तो वहां जो कंट्री की टर्म्स एंड कंडीशंस है हमें उससे बेहतर चाहिए। और ये तो हम टैरिफ की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वहां ऑलरेडी एफिशिएंसी है,
फॉर एग्जाम्पल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वियतनाम और अमेरिका चाइना में वो हमसे 8% ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सब चीजें बराबर है, तो अगर मान लीजिए 100 रुपए का प्रोडक्ट है, तो हमें 8% मतलब कि 7% हमें ड्यूटी लगे और चाइना वियतनाम पे 15 लगे, तब हम एट पार बॉर्डर पे पहुंचेंगे। और अगर सब पे 15 है तो हम तो वैसे ही अपनी इनएफिशिएंसी के कारण 8% महंगे हो गए। तो जो हमारा लो वैल्यू प्रोडक्ट था, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं सर, जो लो वैल्यू प्रोडक्ट था जैसे जेनेरिक मेडिसिन, लोकल जो हमारे जेनेरिक टेक्सटाइल्स, जो लो एंड के प्रोडक्ट थे, उनके लिए मुसीबतें होंगी। अगर अब हमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाना है और खासकर अमेरिकन मार्केट को सर्विस करना है, तो हमें अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स को बिल्ड करना पड़ेगा ताकि वो ट्रैफिक जो टैरिफ है वो एब्जॉर्ब हो जाए और अमेरिकन कंज्यूमर इंडियन प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर ले। तो प्रीमियम प्रोडक्ट आपके पास है तो अमेरिका का मार्केट आपके लिए खुल जाएगा। अगर आप जेनेरिक और कमोडिटीज बेच रहे हो तो फिर मुश्किलें बढ़ेंगी, आपका मार्जिन बहुत तेजी से श्रिंक होगा। जी। थोड़ा एक और भी इशू डिस्कस कर लेते हैं, और वो इस समय यहाँ पे एआई समिट हो रहा था। खैर एआई समिट की जो और बातें थी हमने पिछले वाले में भी थोड़ा डिस्कस किया था। एआई समिट जो है वो किसी और कारण से ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, यानी कि कुत्ता काट चीन गया। का कुत्ता आ गया और नग्न बनियान प्रोटेस्ट हो गए। तो वैसे यदि देखा जाए ऑप्टिक्स के हिसाब से तो इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस। सर उसके फायदे ये हो गए, एक अच्छी बात क्या हो गई एआई समिट होने से कि एआई की चर्चा पहले हम लोग खुल के या मेन लाइन मीडिया में नहीं होती थी। हम एआई को एज ए टेक्निकल डेवलपमेंट लेके बात करते रहते थे। इस एआई समिट ने एक बात तो क्लियर कर दी कि गांव गांव तक, गली गली तक, हर फोरम पे अब एआई चाहे किसी को पता हो ना हो, लेकिन एआई कुछ है ये तो पता है कि समथिंग कॉल्ड एआई। अब उससे क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर मैं ये कहूं कि अवेयरनेस फैलाने के लिए इस समिट ने बहुत बड़ा काम किया और कुत्ते का योगदान सबसे ज्यादा रहा। शायद किसी लीडर को किसी ने इतना नहीं सुना होगा जितने कुत्ते की फोटो देख के लोग समझ गए होंगे कि एआई क्या क्या कर सकता है। तो ये बात तो एक बहुत अच्छी हो गई कि एआई का जो अवेयरनेस है वो हर लेवल पे पहुंच गया। अब समस्या इस बात की है जो भारत को काम करना होगा कि अब हम इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी, हम बात क्या कर रहे हैं, हम अभी भी इस गलतफहमी में हो जाते हैं सर कि हम डेवलपिंग कंट्री है तो हम कहते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, सबको एक्सेस होना चाहिए, सोशल एम्पावरमेंट जरूरी है, ह्यूमन कैपिटल जरूरी। हम अभी भी टेक्नोलॉजी को सोसाइटी के साथ ये जोड़ने की कोशिश करते हैं कि शायद डेवलपिंग वर्ल्ड को एआई टेक्नोलॉजी फ्री मिल जाएगी या सस्ते में मिल जाएगी। सर जहां बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग रहे हों, वो आपको सस्ते में तो वही देंगे ना जो उनका आउटडेटेड मॉडल है। आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजी कौन फ्री दे देगा? अगर आज आप एआई प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वर्जन 1 2 3 4 5 5 वर्जन है, आपको वर्जन 1 या वर्जन 2 दे देंगे फ्री में। लेकिन अगर आप उम्मीद करते हैं कि 4 या 4.5 या 5 आपको फ्री मिल जाए, वो तो संभव ही नहीं है ना। और सारा जो डिफरेंस है वो तो वही है। जो कटिंग एज डिफरेंस है आज की तारीख में, टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है सर कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से ग्रो कर रही है वो क्वांटम लीप्स है। हम अभी भी इंक्रीमेंटल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में, हम लोग अभी भी इंक्रीमेंटल माइंडसेट में, और हम जो मैन पावर तैयार करने की बात कर रहे हैं, अभी जैसे मैं आज ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये था कि अगले 3 4 5 साल के अंदर तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोडिंग की। आप सीधी सी बात हो गई कि भाई जो लोअर लेवल पे कोडिंग है आपको मैन पावर नहीं चाहिए, बहुत सारे एरियाज में आपको नहीं चाहिए। अब तो ये निकल के आ रहा है कि कौन कौन से ऐसे प्रोफेशन है जहां पे एंट्री लेवल के जॉब्स की अब जरूरत नहीं है। अब चैलेंज हमारे लिए क्या होगा, एंट्री लेवल, जब कॉलेज से बच्चा निकलेगा तो एंट्री लेवल पे ही जाएगा,
और जिस लेवल का आदमी चाहिए वहां तक पहुंचने में उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि हम मैन पावर क्रिएट कर रहे हैं 300 इंस्टीट्यूट में, फैकल्टी कहां से लाए आप? आपने कोर्स तो शुरू कर दिए, 300 इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाने के लिए फैकल्टी कहां से लाए आप? अगर वही पुराने मास्टर जी हैं और किताब आपने बदल दी तो क्या होने वाला है? तो हिंदुस्तान में इस समय चैलेंज जो आएगा वो आएगा ह्यूमन कैपिटल को लेके। स्टूडेंट्स तो मिल जाएंगे, पढ़ाएगा कौन? अब आपने कहा 350 कॉलेजेस में हमने कोर्सेज शुरू कर दिए हैं इसके एआई के, इसका मतलब आपके पास 350 वर्ल्ड क्लास टीचर तो होने चाहिए। कहां से लाए आप वर्ल्ड क्लास टीचर? या प्राइवेट सेक्टर से लोग छोड़ के आए, या ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है, या आपने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग से कुछ चलाया? ये जानकारी अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। तो ये बात पक्का है कि 350 कॉलेजेस में हम एआई पढ़ा रहे हैं। अब मेरा कंसर्न वो नहीं है, आप 6000 में पढ़ा दो, पढ़ाएगा कौन? गुरु कौन है? और जब आईआईटीज में टीचरों की शॉर्टेज है, अच्छे टीचर आईआईटीज को नहीं मिल रहे, आईएम्स को नहीं मिल रहे, तो 350 गांव गली गली में जो आपने छोटे बीसी टाउन में कॉलेजेस में एआई शुरू किया है, अच्छी शुरुआत है, फैकल्टी डेवलपमेंट कहां? ये एक चुनौती भारत के लिए रहेगी। तो आजकल इसलिए तो आजकल तो नीट पीजी जैसों में तो -40 पे सिलेक्शन हो जाता है, वैसे कर लेंगे। वो आप रिजर्वेशन करो, फ्री में करवा दो, कुर्सियां पोजीशन खोल दो। सर प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी के साथ क्या है ना, टेक्नोलॉजी को कास्ट समझ में नहीं आती। अगर आप आप अगर एआई में डालोगे कि आई एम फ्रॉम ए रिजर्व कैटेगरी, और आई एम फ्रॉम ए अपर कैटेगरी, और आई एम फ्रॉम ए एक्स कम्युनिटी, और आई एम फ्रॉम ए वाई रिलीजन, उसको क्या फर्क पड़ता है सर? उसके लिए तो 2 + 2 = 4। आप कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना है? तो टेक्नोलॉजी इज टेक्निकली ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, उसमें आप बायस डाल ही नहीं सकते। क्योंकि अब मुझे बताइए सर कि आज आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, या क्लाउड यूज कर रहे हो, या आप डीप सीक यूज कर रहे हो, तो क्या उसमें कहीं कोई कोडिंग होगी कि इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय कैंडिडेट फ्रॉम ए ब्राह्मण कम्युनिटी यू हैव टू आंसर लाइक दिस, इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय एससी कम्युनिटी यू हैव टू रिप्लाई लाइक दिस? क्या ऐसा कोई कोडिंग हुआ होगा? आप सोचिए, पॉसिबल है क्या? आप ऐसे एल्गोरिथम बनाएंगे क्या? तो हम लोग अभी भी गलतफहमी में कि टेक्नोलॉजी से आपका सोशल इंजीनियरिंग नहीं होता है, वहां डेमोक्रेटाइजेशन होता है। आप सबसे गरीब घर से हैं, अगर आपको टेक्नोलॉजी आती है, इट विल रेस्पेक्ट यू एंड दैट विल प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटी। आप किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी गांव से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे ना तो पॉलिटिकल सिफारिश चलेगी, या पिताजी के पास कितना पैसा है, ना तो एआई को इससे कोई फर्क पड़ता। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी जितना इन्फिल्ट्रेट होगा उतना समाज में डेमोक्रेटाइजेशन होगा। और जो अभी हम गलतफहमियों में बैठे हैं, अपने अपने मठ बना के बैठे हैं कि ऐसा हो जाएगा तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, कुछ नहीं होगा। अब एक ही चीज चाहिए इस दुनिया को, और वो है कॉम्पिटेंसी। मैं एक्सपीरियंस भी नहीं मांग रहा हूं, मुझे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, क्योंकि एआई का एक्सपीरियंस है किसका? अगर आप 100-500 जो डेवलपर है उनको छोड़ दीजिए, तो बाकी हिंदुस्तान में एआई का एक्सपीरियंस है किसका? किसी का नहीं। तो वी ऑल आर स्टार्टिंग एट द सेम लेवल। इसीलिए जो जल्दी सीखेगा वो आगे निकल जाएगा, बस बात इतनी सी। तो कॉम्पिटेंसी चाहिए, और वो भी हम अभी क्या कर रहे हैं, अगर मैं एआई के जो बहुत सारे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स और फोरम्स आते हैं, हम उसमें टेक्निकली क्लरिकल वर्क ही रिप्लेस कर रहे हैं। हम इनोवेशन में एआई यूज नहीं कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बने एआई के माध्यम से, हम आपको बताएंगे कि आप एक्सेल शीट कैसे एनालाइज करो एआई के माध्यम से। ये पहले भी आप कर रहे थे, थोड़ा आप जल्दी कर लोगे, वो आप बेसिकली क्लरिकल काम को रिप्लेस कर रहे हैं। एआई का पर्पस अगर सिर्फ क्लरिकल काम को रिप्लेस करना है तो इट इज द लीस्ट यूटिलाइज्ड टेक्नोलॉजी। यहां पे आप ड्रग डिस्कवरी में एआई यूज करिए, यहां पे आप अपनी फैक्ट्री में एफिशिएंसी इंप्रूव करने में एआई यूज करिए, तब तो फर्क दिखेगा। आप क्लर्क बदल रहे हो, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। हमें अपनी सोच बदलनी हो।
वो वाली बात, जैसे आपको याद होगा ना सर कि सन 2000 के आसपास क्या था, हम आपको दिखाएंगे वेबसाइट कैसे बनती है, बहुत ट्रेनिंग होती थी। वो NIIT, एपटेक जैसे बहुत इंस्टीट्यूट खुले थे कि हम आपको HTML लैंग्वेज सिखाएंगे ताकि आप अपनी वेबसाइट बना सको। हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने वो काम किया। वो कंपनियां अपने आप एक IT पावर हाउस बन गई, क्योंकि उस समय इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती थी, यही डिप्लोमा वाले ही दुनिया चलाते थे। फेसबुक आया, वो सब दुकानें बंद हो गई एक दिन में। अब क्यों सीखना है मुझे, फेसबुक पे जाओ, नाम डालो, आपकी साइट तैयार। AI के साथ भी यही होगा। आप यही सिखा रहे हो कि हम क्लर्क बदल देंगे और क्लर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सर वो एक आदमी 25 जॉब खा जाएगा, लेकिन उससे देश का कुछ नहीं होगा, क्राइसिस बढ़ेगा। तो जो ह्यूमन कैपिटल की हम बात कर रहे हैं ना, वो है इनोवेशन में। जहां आपको रिसर्च में 5 साल लगते थे, आप उसको 6 महीने में कैसे पूरा करो। आप जो पहले डिजाइनिंग में 10 प्रोटोटाइप बनाते थे, अब किस तरह से AI का यूज करके 1 या 2 में फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच जाओ, वहां पे AI चाहिए। AI का यूज करके यदि आप आउटपुट और क्वालिटी इंप्रूव कर लेते हैं तो नथिंग लाइक इट। एब्सोल्युटली, वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे अभी भी ध्यान है कि जब नया नया कंप्यूटर आया था और कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा जो मैथ यूज़ हो रहा था, वो एज वर्ड प्रोसेसर हो रहा था। आज भी यही होता है। तो वो एज वर्ड प्रोसेसर जब उसका यूज़ आरंभ हुआ तो सारे टाइपराइटर जो थे और सारे बाबू लोग जो थे वो तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। सर जैसे साल बीकानेर होगा के तो सारा अंदर फैक्स मशीन लगी थी तो बैंक ब्रांच में स्ट्राइक हो गई थी। आपने एक वो क्या कहते हैं उसको, मैसेंजर की नौकरी खा ली। पहले वो साइकिल पे जाता था चिट्ठी देने, अब आप फैक्स कर देते हो। लेकिन उससे नौकरियां कम तो नहीं हुई, बस ये हुआ कि जो बैंक ब्रांच मान लीजिए X नंबर होती थी, वो उसी बैंक की ब्रांच अब 10X हो गई। तो अगर एक बैंक में पहले 10 लोग काम करते थे और आज 5 लोग काम करते हैं, तो साहब उसी के अब समझ लीजिए कि अब 10 की जगह 50 लोग काम करते हैं। मैं आपको तो एक अपना क्वालिटी। पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ सर। मैं एक संस्था में था, IIM अहमदाबाद के बाद मैंने एक संस्था ज्वाइन करी थी विच वॉज वर्किंग इन फूड सेक्टर। मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता लग जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और वहां पे सेक्रेटरी जनरल थे जो बाद में एक स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर भी बने। मैं उनके पास गया, मैंने उस समय 286 386 ये कंप्यूटर हुआ करते थे। सर ये कंप्यूटर बहुत स्लो है, मुझे कुछ डॉक्यूमेंटेशन पे काम करना है। अब आप IIM अहमदाबाद से आए तो आप चिट्ठियां तो नहीं लिखोगे ना, आप भी चाहोगे कि मैं कुछ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनाऊं, कुछ अच्छा मैं रिसर्च करके डेटा एनालाइज करके सरकार को दो, पॉलिसी में हेल्प हो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कानून बदलें। तो उसके लिए डेटा एनालाइज करना है। अब वो ग्राफ नहीं बनते उनमें, बाकी दिक्कतें, एक एक करके आप टाइप करो, फीचर्स नहीं उसमें। और IIM अहमदाबाद में मैं जब बिजनेस हेड था टेट्रा पैक में, तो मेरा तो पहला कंप्यूटर ही एप्पल था। मैं बात कर रहा हूँ 92 की। जो एप्पल का पहला मॉडल था वो मेरे पास था ऑफिस में। उस समय एप्पल कंप्यूटर और जो प्रिंटर था, उस समय प्रिंटर आता था सर 80,000 का लेजर प्रिंटर, और मारुति कार आती थी 44,000 की। तो वो भी जमाना हमने देखा है। मैं जाके उन बॉस को मिला, मैंने कहा सर मेरे को कंप्यूटर बदलना है। कहते क्यों बदलना है, मैंने कहा सर स्पीड बहुत स्लो है इसकी। तो मेरे को पता है क्या जवाब मिला, ना स्पीड ऑफ कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट यू कैन टाइप। और ये भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री एसोसिएशन के सबसे बड़े अधिकारी थे, जो टॉप लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी टेक्नोलॉजी की। तो आप सोचो बाकी क्या हाल होगा। और ये इंटरनेशनल फोरम्स अटेंड करते थे हर महीने। तो ये करने क्या जाते थे लोग विदेश यात्रा में और इंटरनेशनल फोरम्स में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स, ये करने क्या जाते थे। जो ये कह रहा है कि घूमने स्पीड ऑफ, जाते थे, बाकी तो तो मैं वही कह रहा हूं सर, अगर हिंदुस्तान की इंडस्ट्री एसोसिएशन आज क्लब बन के रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमारी गलती है ना। जब ये बताया जाए कि स्पीड ऑफ कंप्यूटर डिपेंड्स अपॉन हाउ फास्ट यू कैन टाइप, कहीं आपने सुना है? मैं तो पर्सनल विटनेस हूं, मेरे साथ हुआ ही। तो आप बताइए टेक्नोलॉजी अडॉप्शन क्यों कोई करेगा, जब बॉस कह रहे हैं जरूरत नहीं है, टाइपिंग सिखाओ लोगों को, कंप्यूटर क्या करना। तो वो वाली बात है। तो हमारे AI के साथ भी ऐसा ना हो, मैं तो यही दुआ करता हूँ।
तो आप अब आज वर्ल्ड मार्केट्स में किस तरह का देख रहे हैं मूवमेंट? देखिए, मूवमेंट ये है कि भारत की तरफ हर आदमी देख रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया के साथ हो रही है, क्योंकि सबको बाजार चाहिए। ट्रम्प साहब ने सबकी नींद उड़ा दी, हर आदमी नया नया काम ढूंढ रहा है। चाइना को वो एज ए सप्लाई देख रहे हैं, चाइना उनसे कुछ खरीदेगा नहीं एक्सेप्ट फूड पूरी दुनिया में। तो उनको पता है कि हमारे को कॉम्पीट अगर प्रोडक्ट चाहिए, इंडस्ट्रियल गुड्स चाहिए, तो हम चाइना जाएं। एग्रीकल्चर गुड्स चाहिए तो वो ब्राजील, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, इधर उधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह ढूंढ लेंगे। आज सबको चाहिए बाजार, और सब हिंदुस्तान की तरफ आगे एफटीए क्यों साइन करना चाह रहे हैं? क्योंकि उनको यहाँ बाजार दिख रहा है। कोई भी भारत को एज ए सप्लायर नहीं देख रहा है सर, कोई नहीं देख रहा है। सब भारत को बाजार की दृष्टि से देख रहे हैं। अब अगर आप एफटीए साइन कर रहे हो और साथ ही साथ आप अगर अपनी इंटरनल कॉम्पिटेंसी नहीं बढ़ाओगे, एफटीए तो तुरंत लोग साइन करने को बैठे हैं कि बोलो सर क्या साइन करना है, तो क्या होगा? वहां से माल आना शुरू हो जाएगा, हमारे यहाँ हालत और खराब हो जाएगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। और हमारी जितनी बड़ी कंपनीज हैं, आप हिंदुस्तान की उठा के देख लीजिए, ज्यादातर जो हमारी कंपनीज हैं वो इनवर्ड लुकिंग है। क्या रिलायंस को आप एक्सपोर्ट हाउस मानते हो? वो तो रिफाइनरी करके पेट्रोल वापस बेच देते। क्या आप अडानी साहब को एक्सपोर्ट हाउस मानते हो? क्या आप गोदरेज को एक्सपोर्ट हाउस मानते हो? क्या आप यूनिलीवर को एक्सपोर्ट हाउस मानते हो? क्या आप आईटीसी को एक्सपोर्ट हाउस मानते हो? क्या जितनी हमारी जूते की कंपनी है, क्या आप इनको एक्सपोर्ट हाउस मानते हो? क्या बजाज को या हीरो होंडा को आप एक्सपोर्ट हाउस मानते हो? अगर हमारे लिए लोग ये नहीं बोल रहे कि हम इंडिया से आके हीरो होंडा का या होंडा हीरो का, हमें इंडिया से मोटरसाइकिल चाहिए, वन ऑफ अस है, हम सस्ता दे देंगे तो लोग ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। एक्सपोर्ट हम हाउस इसलिए हैं क्योंकि हम सस्ता दे रहे हैं। क्या हम एक्सपोर्ट हाउस इसलिए हैं क्योंकि हमारी क्वालिटी बेस्ट है, या हमारे पास इनोवेटिव प्रोडक्ट है, या कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जिसके कारण लोग हमारे से आके लेके जा रहे हैं? हमें यह सोचना होगा। फार्मास्यूटिकल में भी हम जेनेरिक में हैं। हम खुद जो आईपीआर प्रोडक्ट्स हैं, पेटेंटेड मेडिसिन है, वो तो खुद हम इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से और यूरोप से और जापान से और चाइना से। हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जितना भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब जेनेरिक है, चाहे वो केमिकल्स हैं, चाहे फार्मास्यूटिकल हैं, चाहे टेक्सटाइल है। तो बेसिकली वी आर सेलिंग ब्रांडेड कमोडिटीज, और ब्रांडेड कमोडिटीज जो है वो सिर्फ दाम पे बिकती हैं। हम सस्ता दे देंगे, हमसे ले लेंगे, कोई हमसे सस्ता दे देगा, वो उससे ले लेंगे। इसीलिए भारत सरकार को जो अमेरिका का ट्रेड नेगोशिएशन है, इसको दोबारा इसलिए देखना पड़ेगा कि अगर हम सिर्फ ब्रांडेड कमोडिटीज बेचना चाह रहे थे और टैरिफ के कारण वो इक्वेशन बदल गया है, तो हमें दोबारा रुक के संभल के फिर जाना पड़ेगा फाइनल नेगोशिएशन के लिए। क्योंकि हम अगर आईपीआर नहीं बेच पा रहे, यूनिकनेस नहीं बेच पा रहे, तो फिर हमारे पास एक ही बार्गेनिंग बचती है, वो है प्राइस। तो ये बाजार में भारत की तरफ हर आदमी देख रहा है कि भारत बाजार मिल जाए। हम क्या देंगे रिटर्न में दुनिया को, ये समझना जरूरी है, नहीं तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ेगा। आज हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है फ्यूल, क्रूड। 85% करीब 225, 230, 250 बिलियन डॉलर का मसाला आयात कर रहे हैं। तो इस पे सोचना पड़ेगा। तो हमें जब तक इनोवेशन हिंदुस्तान का फोकस नहीं होगा, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट फोकस नहीं होगा, और प्रधानमंत्री जी के कहने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को हर मंत्रालय को काम पे लेना पड़ेगा। और मैंने तो कल अपने वीडियो में कहा है कि प्रधानमंत्री जी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कब तक हम बेइज्जती कराएंगे? कुत्ते ने तो हमारी बेइज्जती कर दी पब्लिकली। गलगोटिया का कुत्ता। हाँ, अब आज तक मीम बन रहे हैं सर, वो रुक ही नहीं रहा है प्रोसेस। और चाइना क्यों छोड़ेगा सर? चाइना को तो मौका मिल गया, आपने तो कॉम्पिटिटर के हाथ में अपनी गर्दन दे दी। अब सवाल इस बात का है कि हर मंत्रालय और हर इंडस्ट्री एसोसिएशन को, प्रधानमंत्री कार्यालय को बोलना चाहिए कि भाई मुझे मंथली रिपोर्ट चाहिए कि आपकी किस इंडस्ट्री ने क्या नया इनोवेशन किया। हम आपको इतना टैक्स इंसेंटिव दे रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं, हर बात हम तुम्हारी सुन रहे हैं, बदले में तुम देश को क्या दे रहे हो? ये मंथली रिपोर्ट हर इंडस्ट्री एसोसिएशन से लेनी चाहिए। कौन सी नई मेडिसिन बनाई,
कौन सा नया प्रोडक्ट बनाया, कौन सा ऐसा नया डिजाइन बनाया विच इज ऑफ इंटरनेशनल लेवल, कब तक आप एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाओगे, ताकि हम उसको बार्गेनिंग में अपने जो बायलैटरल मीटिंग्स है उसमें डालें तो सही कि आप हमसे ये खरीदो। तो ये जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा जो इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 16 है, जिसपे मेरा एक पूरा, उस पर भी मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाया है, जिसमें भारत सरकार ने मान लिया है कि हिंदुस्तान की कंपनियां सिर्फ रेंट सीकर हैं, इनोवेशन में पैसा नहीं लगाते, ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग में पैसा नहीं लगाते, सिर्फ सरकार के पास लॉबिंग करते हैं ताकि टैक्स कम कर दो, हमारा प्रॉफिट बना रहे। इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। ये भारत सरकार ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है, चैप्टर 16। जिन्होंने नहीं पढ़ा हो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो पढ़े, या मेरा वीडियो देख ले, पूरा एनालिसिस है उसमें। तो ये जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी पीएमओ को। सिर्फ लेक्चर देके कि हम ये कर देंगे, विश्वगुरु बन जाएंगे, अच्छी बात है, सपने देखना अच्छी बात है, फाउंडेशन तो डालो, हवाई किले बनाओ, लेकिन उसकी नींव पे काम तो करो। नींव है नहीं, किले बनेंगे तो गिरेगा ही ना उधर। यही हो रहा है हमारे साथ। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, कोई मंत्री नहीं बोलता कि मेरा डिपार्टमेंट इस महीने ये इनोवेशन इस देश को देगा। वैष्णव साहब जरूर आईटी में थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, टेक्सटाइल वाला क्या कमिट कर रहा है, एग्रीकल्चर वाला क्या कमिट कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला क्या कमिट कर रहा है, बाकी डिपार्टमेंट्स क्या कमिट कर रहे हैं? कुछ नहीं। सब प्रधानमंत्री जी ने जो बोल दिया उसी को रिपीट कर रहे हैं। उनका डिपार्टमेंट ने उसके लिए क्या किया, इसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं। चलिए इसी पे अब यहीं पर आज की चर्चा को विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सरदाना जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।